Hi and hello everyone. Welcome back to Sprint UPSC. So we are discussing the history of Tamil Nadu board. This is chapter 20, Mughal Empire. This is going to be a summary session wherein which we are going to revise the entire Mughal Empire in one go. So देखिए chapter 20 के पहले आप देख लीजिए contents. तो contents में हमने पढ़ा था political history basically हमने पढ़ना start किया था, जैसे कि बाबर के बारे में पढ़ा था, हुमायूं के बारे में पढ़ा था, शेर शाह का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा था, हुमायूं के बारे में जो हुमायूं वापस आया वो, फिर अकबर का राइन, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब एंड फाइनली यहाँ पे हमने देखा था डिक्लाइन, कैसे हुआ डाउनफॉल आपके मुग़ल रूलर्स का। सो स्टार्ट करते हैं बाबर से। सो ही वॉज अ वेरी फाउंडर ऑफ योर मुग़ल एम्पायर। इन्होंने ही मुग़ल एम्पायर का फाउंडेशन स्टोन यहाँ पे रखा था। इन्होंने फिर सोचा कि चलो इंडिया में पहले तो जो है कॉन्कर करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि इंडिया में कॉन्कर करते हैं, तो इन्होंने 4 बार एक्सपीडिशन किया 1519 से 1523 के तक। ठीक है, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जब हो रहा था जब इनका, तो उस टाइम पे हमारे इंडिया में 5 प्रोमिनेंट मुस्लिम रूलर्स थे, सुल्तान दिल्ली के, गुजरात, मालवा, बंगाल और डेक्कन में, और 2 प्रोमिनेंट हिंदू रूलर्स थे, राणा सांगा मेवाड़ के और विजयनगर एम्पायर आपका जो था यहाँ पे था। फिर देखिए मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 को यहाँ पे आपका पहला बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, है ना। बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी वॉज किल्ड। राणा सांगा एक और आपके ग्रेट मेवाड़ राजपूत थे, राजपूत वॉरियर्स थे, उन्होंने बाबर के खिलाफ मार्च किया और यहाँ पे हुआ आपका बैटल ऑफ खानवा। तो आपको ये बेसिक बैटल याद रखने हैं, किस किस के बीच में हुए थे ये याद रखने हैं, रीजन्स वगैरह हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो बैटल ऑफ खानवा आपके आगरा के आसपास हुआ था। यहाँ पे बाबर जीत गया था एंड दैट वाज अ वेरी वेरी डिसिसिव विक्ट्री ओवर हिम। फिर अब बात करते हैं एस्टीमेट्स बाबर के। सो बेसिकली ही वॉज अ वेरी ग्रेट स्कॉलर ऑफ अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस। इन्होंने अपने मेमोरीज भी लिखे हैं, ताजो के बाबरी तुर्की लैंग्वेज में लिखा है, एंड ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। उन्होंने फ्लोरा फ्लोना के बारे में भी काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया। फिर वो बात करते हैं हुमायूं की, एल्डेस्ट सन थे बाबर के। इन्होंने क्या किया, हुमायूं ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया था कि अपने भाइयों के बीच में जो पूरा एम्पायर है वो डिवाइड कर दिया था। जो कामरान था उसको काबुल और कांधार दे दिया था, संभाल एंड अलवर दे वर गिवन टू अस्करी एंड हिंदल। फिर जब बैटल ऑफ चौसा हुआ था 1539 में, शेर शाह ने मुगल आर्मी को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर हुमायूं भाग गया, फिर उसने वापस हेल्प मांगी भाइयों से, भाइयों ने दी नहीं, पूरी स्टोरी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं शेर शाह आ गए। ठीक है, सुर डायनेस्टी का आपका शेर शाह जो है वो फाउंडर है। ठीक है, इनका पहला जो नाम था वो फारिद था। फिर पहले तो इन्होंने सर्व किया अफ़गान रूलर के अंदर बिहार में, जिन्होंने उनको टाइटल दिया शेर खान। देन वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे हुमायूं को बैटल ऑफ चौसा ने इन्होंने हरा दिया, एंड इनका जो एम्पायर था वो पूरा नॉर्थ इंडिया, असम, नेपाल, कश्मीर, गुजरात तक था। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ थे इनके अंदर। दीवाने वजारत, जिसको वज़ीर भी बोलते हैं, रेवेन्यू एंड फाइनेंस देखता था। दीवाने अरीज़ आर्मी का, दीवाने रसलत फॉरेन मिनिस्टर, और दीवाने इंशा मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस। ठीक है, लैंड सर्वे केयरफुली करवाया जाता था, लैंड्स को डिवाइड किया गया था गुड मिडिल बैड में। फिर उसके बाद शेर शाह ने नए कॉइन्स जो थे दम करके इंट्रोड्यूस किए थे और उनका सर्कुलेशन करवाया था टिल 1835। एस्टिमेट्स की बात करें तो ही वॉज अ वेरी पायस मुस्लिम बट जनरली दूसरे रिलीजन की तरफ टॉलरेंट था। इन्होंने नई सिटीज़ बनवाई थी यमुना के किनारे, और जो now the old fort called पुराना किला मॉस्क इज़ द अलोन सर्वाइविंग। ऑल्सो इन्होंने मसीलियम्स वगैरह बनवाए सारासरम में। मलिक मोहम्मद जयासी ने बहुत ही फेमस बुक लिखी है, हिंदी वर्क लिखा है पद्मावत, जो कि इनके टाइम पर लिखा गया था। फिर बात करते हैं हुमायूं वापस आए। तो हुमायूं ने 1540 में छोड़ दिया था, फिर बीच में उनकी शादी हो गई, फिर अकबर हो गए, और फिर 1555 में हुमायूं ने अफ़गान्स को हरा दिया, वापस अपना मुग़ल थ्रोन ले लिया। 6 मंथ के बाद उनकी मृत्यु हो गई, है ना। तो ऐसा करके हुमायूं का भी ख़त्म हो गया। फिर बहुत ही अर्ली एज में अकबर आ गए थे। तो ये इन्होंने, ही वॉज़ वन ऑफ द, ऑफ कोर्स यू नो दैट ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंडिया, एंड इन्होंने अपने जो फादर का थ्रोन है वो सक्सीड किया था बहुत ही कम एज में। ऑल्दो इनकी जो पोजीशन थी दिल्ली की बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी, क्योंकि अफ़गान इसको लेना चाह रहे थे। इनके जो कमांडर इन चीफ थे हेमू, वो इंचार्ज थे उसके। फिर बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1556 में।
Hemu was almost on the point of victory, but an arrow pierced in his eye and he became the uncautious. उनकी जो आर्मी है that fled and fortune favored for अकबर. फिर मुगल विक्ट्री हो गई. तो क्या कैसे यहाँ पे ये जो सीन है आपने शायद मूवी में भी देखा होगा. तो देखिए रिलेशंस विथ राजपूत कि राजपूत के साथ कैसे रिलेशंस थे. तो बेसिकली उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस की थी, है ना. राजपूत प्रिंसेस से शादी की थी, राजा बीरबल की बेटी से शादी की थी. वो टर्निंग पॉइंट था राजपूत के साथ, क्योंकि उसके अंदर फिर राजपूत उनके अंदर आ गए थे. फिर लाइक इसके अलावा भी बतराना जो मेवाड़ के थे उन्होंने तब भी डिफाई किया, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी. बैटल ऑफ हल्दी घाटी राणा प्रताप सिंह जो है उनके बीच में और अकबर के बीच में हुई थी, जिसमें लाइक मुगल आर्मी defeated the Rana Pratap's army and the Mughal army then time led by Man Singh in 1576. फिर डिफीट के बाद मेवाड़ एंड मोस्ट ऑफ द लीडिंग रूलर्स उन्होंने अकबर की सुजैनिटी एक्सेप्ट कर ली थी. रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो बहुत ही एक्सेलेंट रिलीजियस पॉलिसी रही है अकबर की. तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इनकी जो टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी है वो डेवलप हुई. पहली बात, सूफ़ी सेंट्स के ज़्यादा करीब रहते थे. इनके जो ट्यूटर थे अब्दुल लतीफ़, ठीक है, वो भी थे. और उनकी जो मैरिज हुई थी राजपूत वुमेन से, और फिर उनके जो इंटेलेक्चुअल जाइंट्स वगैरह से जो एसोसिएशंस थे, है ना, ये सारी चीज़ों ने उनके जो एक एम्बिशन है टू एस्टैब्लिश एन एम्पायर इन हिंदुस्तान वो चेंज किया और रिलीजियस पॉलिसीज़ भी चेंज की. फिर जैसे ही जोधाबाई से शादी हुई उन्होंने पिलग्रिम टैक्स जो था वो एबलिश कर दिया, है ना, एंड जजिया वगैरह इन्होंने एबलिश कर दिया. फिर उसके बाद उन्होंने इबादत खाना वगैरह हाउस ऑफ वर्शिप के लिए फतेहपुर सीकरी में एक नया प्रपोज़ल रखा, कंस्ट्रक्ट करवाया. इनफैलिबिलिटी decree, okay, he issued this particular decree by which he asserted the his religious power. इन्होंने अपना खुद का एक religion जो है चला दिया था, दीन इलाही और divine faith which believes in one God. and however ये जो faith था उतना ज़्यादा propagate नहीं हो पाया और failed हो गया. talking about लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सो अकबर ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है लैंड रेवेन्यू के उन्होंने अपने राजा तोडरमल के अंदर चलाए थे. वो उनके रेवेन्यू मिनिस्टर थे और इन्होंने जो बंदोबस्त सिस्टम है वो चलाया था. लैंड को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, पोलाज, परौती, चाचर एंड बंजर. तो इस तरह से इन्होंने लैंड को डिवाइड किया. मनसबदारी सिस्टम भी आपको अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ही मिला. नाउ टॉकिंग अबाउट जहांगीर. जहांगीर जब अकबर की मृत्यु हो गई, जो उनके जो प्रिंस सलीम थे उन्होंने सक्सीड किया, फिर उनको टाइटल दे दिया गया जहांगीर द कॉन्करर ऑफ वर्ल्ड. फिर नूरजहां मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर दिया क्योंकि इन्होंने काफ़ी अच्छे से पॉलिटिक्स को जो है इन्फ्लुएंस किया था बोला जाता है. एंड इन देखिए मेहरुनिसा से शादी हुई थी हु वॉज नोन एज द नूरजहाँ द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. इनके जो बड़े भाई थे असफ़ खान, उनको खाने सवन के पोस्ट दे दी गई थी जो कि नॉबल्स में रख दिए गए थे. 1612 में असफ़ खान की जो डॉटर है जो कि मुमताज़ बानो जो है, मुमताज़ की शादी होगी जहांगीर के तीसरे बेटे से जिनको हम बोलते हैं शाहजहाँ. तो शाहजहाँ की बात करें, जब शाहजहाँ का टाइम आया तो इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रोलॉन्ग कैंपेन रखा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, कांधार में और दूसरे एंसेस्ट्रियल लैंड्स में. मुग़ल आर्मी ने बहुत सारे अपने सोल्जर्स और दे एक्चुअली लॉस्ट 5000 लाइव्स ड्यूरिंग द इन्वेजन. सो फिर शाहजहाँ ने रियलाइज़ किया कि ये एम्बिशंस कितने फ्यूटल होते हैं और उनको छोड़ देने चाहिए लड़ाइयाँ. शाहजहाँ क्रेव्ड 4 मुग़ल प्रोविंसेस इन द डेक्कन ऑल्सो. ओके, अब बात करते हैं शाहजहाँ के वॉर ऑफ सक्सेशन की. तो लास्ट ईयर्स में जब शाहजहाँ का राइन था उन्होंने बहुत ही बिटर वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ करती थी उस टाइम पे. तो उनके 4 बेटे थे, दारा शिको, शाहजहाँ एंड औरंगज़ेब एंड मुराद बख्श. तो इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, औरंगज़ेब जीत गए और फिर ही फोर्स शाहजहाँ टू सरेंडर एंड आफ्टर यू नो कि कैसे उनकी हालत हो गई थी. औरंगज़ेब की बात करते हैं. औरंगज़ेब सबसे एबलेस्ट मुग़ल किंग थे अमंग हिज सन्स. उनके जो मिलिट्री कैंपेन है पहले 10 साल में काफ़ी ग्रेट सक्सेस रहे, बट लेटर पार्ट में उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस की क्योंकि उनके पास बहुत सारे एनिमीज़ जब तक जुड़ गए थे ड्यू टू हिज रिलीजियस पॉलिसीज़. जाट, सदनामीज़, सिख ने उनके खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया था. फिर बहुत से दूसरे जो पार्ट्स थे इंडिया के, वहाँ से भी लोग इनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे. तो देखिए डेक्कन पॉलिसी कैसी थी. तो इनके डेक्कन पॉलिसी की बात करें तो एग्रेसिव डेक्कन पॉलिसी थी. ये मुग़ल एम्परर थे, लाइक एक्चुअली ही वाज अ मुग़ल एम्परर फॉर फर्स्ट 20 years. ही कंसंट्रेटेड ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर. एट दैट टाइम मराठा रूलर शिवाजी के टाइम पे इंडिपेंडेंट किंगडम बन रहा था जा रहा था और शिवाजी के
अंडर बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा था। तो इनके स्प्रेड को रोकने के लिए इन्होंने बीजापुर पे इन्वेट करना शुरू किया, गोलकोंडा पे किया। एंड इनफैक्ट द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेक्कन किंगडम वाज अ पॉलिटिकल बंडर ऑन द पार्ट ऑफ औरंगजेब। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो ही वॉज़ अ वेरी स्टॉन्च एंड ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम। एंड पर्सनल लाइफ में उन्होंने बहुत से सेपरेट डिपार्टमेंट भी बनाए थे, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाए थे, जिसमें जैसे कि आप जो है ड्रिंकिंग नहीं कर सकते, म्यूज़िक वगैरह कोर्ट्स में इन्होंने डिसअलाउ कर दिया था। फिर इनिशियली इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन है टेम्पल्स का, हिंदू टेम्पल्स का, वो रोक दिया। फिर बाद में उनको तोड़ने लगे, डिस्ट्रॉय करने लगे, जजिया, पिलग्रिम टैक्स वगैरह सब स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और ये सिख के अगेंस्ट थे एक्चुअली। ही एग्जीक्यूटेड द 9th सिख गुरु तेज बहादुर। इसके बाद से ही आपको पता चला कि जो सिख है वो वॉरिंग कम्युनिटी बन गई और इनके खिलाफ हो गई, और इसकी वजह से आप देखोगे इन्होंने अपने एक और दुश्मन बना लिए। अब बात करते हैं पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर। तो बेसिकली इन हिज प्राइवेट लाइफ ही वॉज वेरी इंडस्ट्रियस एंड डिसिप्लिन्ड. He earned money for his personal expenses by copying Quran and selling those copies, and he was very devoted toward the religion and 5 time prayer पढ़ता था, strictly रमज़ान फास्टिंग करता था, strict actually staunch and orthodox supporter था आपके मुस्लिम रिलीजन का. पॉलिटिकल फील्ड में बहुत से सीरियस मिस्टेक कर दिए इन्होंने, और एक्चुअली ही मिसअंडरस्टूड द ट्रू नेचर ऑफ मराठा मूवमेंट और उसको एंटेगनाइज कर दिया. इसी वजह से मराठा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई. और अगर आप बात करोगे कि रिलीजन की, तो ऐसा नहीं था कि दूसरे रिलीजन के ही खिलाफ था, वो खुद के रिलीजन के जो फर्दर सेक्स है जैसे कि शिया मुस्लिम्स वगैरह, उनको भी बड़ा गलत समझता था. अब समझते हैं कॉजेज़ ऑफ डिक्लाइन. तो कॉजेज़ बहुत सारे हो सकते हैं. हम औरंगज़ेब के जो पॉलिसीज़ हैं उनको डिक्लाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, बट ही इज़ नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल. बहुत से रीजंस हैं, है ना. तो पहला तो नादिर शाह. द वीकनेस पहले आपको पता चली जब नादिर शाह इम्प्रिजन द मुगल एम्परर और उसने दिल्ली लूट लिया. एंड बहुत सारे फैक्टर्स हैं. सम ऑफ द एक्सटेंट यही है कि रिलीजियस पॉलिसी ख़राब थी, सक्सेसर्स बहुत ही वीक थे, डिमोरलाइजेशन था मुग़ल आर्मी का. उसके बाद उन्होंने काफ़ी दुश्मन भी बना लिए थे, डिसयूनिटी भी थी, इसकी वजह से दूसरों को एक मौका मिल गया आने का. सो दिस इज़ हाउ द ऑल causes of your downfall of the Mughal Empire. So I hope you understood all of these points. This was a quick revision of your entire Mughal history, political history. तो मैं बिलीव करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया हो. I hope you liked this video, and if you did, you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also you can download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books and watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट UPSC ऐप. यहाँ पर आप अपनी बुक चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं. देखिए, सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी. जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.